बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। यहां से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और एमसीक्यूज ही आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है ना कि इसमें से 70 to 80% चांसेस हैं कि आपको कोई ना कोई शॉर्ट या कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको बोर्ड एग्जाम के हवाले से। इसके अलावा जो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीटेट्स होते हैं, उनके अंदर भी यहां से एमसीक्यूज अक्सर दिए जाते हैं। इसलिए आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। टॉपिक इंतहाई आसान है बच्चों, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे बच्चों आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है। वो 2 पॉइंट पहले याद रख लें, फिर मैं उसे समझाता जाऊंगा साथ साथ। ठीक है, वो 2 पॉइंट कौन से हैं? वो 2 पॉइंट ये है कि अगर आपके पास 2 वायर्स हैं W1 W2 जो कि पैरेलल हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, 2 वायर्स हैं, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और इनमें से सेम डायरेक्शन के अंदर करंट पास करता हुआ जा रहा है। जैसे आप ये देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में करंट पास करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। पहले तो ये बात याद रखें ना कि 2 पैरेलल वायर जब उनमें से सेम डायरेक्शन में करंट पास करेगा तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये कि जब 2 वायर जिनमें अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट जा रहा होता है, ठीक है, और वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। उसके बाद फिर हम इनकी लॉजिक की तरफ जाएंगे, रीजन की तरफ जाएंगे। ये 2 पॉइंट अपने माइंड में रख लिए। ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह में आपने इसको टिक करना है राइट आंसर को, इसी कंसेप्ट के मुताबिक। अच्छा, अब जरा सुनिए। पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए ना कि एक जो करंट कैरिंग वायर है और ये दूसरी करंट कैरिंग वायर है, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती क्यों है? इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? ठीक है, उसे जरा समझिए। प्यारे बच्चों, आपको पता है, आपने मैग्नेट से खेला है कि ये एक मैग्नेट और ये दूसरा मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ और ये इसका नॉर्थ। जब आप नॉर्थ के सामने नॉर्थ लाते हैं ना, तो वो कांटेक्ट में नहीं आता, लेकिन उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर देता है। ऐसे आगे चला गया और आगे किया, या और आगे चला गया और आगे किया, या और आगे चला गया, ऐसा होता है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है? एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है तो मैग्नेटिक फोर्स बनती है। समझ गए? अब यहां पे क्या हो रहा है? अब यहां पे देखिए 2 वायर्स हैं, दोनों के अंदर करंट फ्लो करता हुआ जा रहा है ना। तो बच्चों, ये जो करंट है ना, करंट जब किसी कंडक्टर से पास करता है ना, तो उसके 2 इफेक्ट्स होते हैं। एक तो हीटिंग इफेक्ट है। ठीक है, वो कंडक्टर गर्म हो जाता है। अक्सर देखा होगा, लैपटॉप चलाओ गर्म हो जाता है, मोबाइल चलाओ गर्म हो जाता है, बल्ब देखो गर्म हो जाता है, होता है ना। तो करंट का एक इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट। इसी तरह से करंट का एक और भी इफेक्ट है जिसे मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। करंट जब किसी कंडक्टर से पास करता है ना बच्चों, तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो जानते हो ना कि एक मैग्नेट के अराउंड ऐसा इलाका जहां कोई और मैग्नेट आया तो वो फोर्स महसूस करता है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? अच्छा, अब होता क्या है, दोनों करंट कैरिंग हमारे पास वायर्स हैं, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब ये दोनों इस तरह से एक दूसरे के करीब होंगी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करेगी, और उस इंटरैक्शन के नतीजे में फोर्स बनेगी, और उस फोर्स की वजह से ये अट्रैक्ट या रिपेल होती है। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको ये पता चल गया होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। एक ये वायर है, दूसरी ये वायर है, करंट पास कर रहे हैं तो क्यों अट्रैक्ट कर रही हैं, क्यों रिपेल कर रही हैं? क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्शन करती है, और उस इंटरैक्शन के नतीजे में फोर्स बनती है। और ये वही फोर्स है जिसे हम कह रहे हैं अट्रैक्शन की फोर्स या रिपल्शन की फोर्स। समझ गए? ओके, चले। अब आपने ये जान लिया कि आखिर ये फोर्स अप्लाई होती क्यों है, और आपने ये भी जान लिया कि अगर करंट 2 वायर में सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो अट्रैक्ट करेंगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो रिपेल करेंगी, है ना। अब उनके लॉजिक्स पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर आपको बताऊंगा कि आपने पेपर में लिखना कैसे है इसे, अगर ये आपको कहीं आ जाता है तो। ठीक है, या आपने नोट्स कैसे बनाएंगे आप। ठीक है, तो बच्चों यहां पे रीजन ये है, देखो ये वायर है, वायर 1, ठीक है, जिसमें करंट I1 पास कर रहा है, ये दूसरी वायर है जिसमें करंट I2 पास कर रहा है। ठीक है,
हम जानते हैं कि अगर एक वायर में से करंट ऊपर की तरफ पास कर रहा है ना, तो आपने ऐसा करना है, जो थंब है ना वो करंट की डायरेक्शन में कर लेना है। तो ये जो आपकी कर्लिंग फिंगर है ना, राइट हैंड की कर्लिंग फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास वायर है, इसमें करंट डाउनवर्ड पास कर रहा है, तो थंब हम डाउनवर्ड कर लेते हैं और यहां से ऐसे हम जो है इसको ग्रिप करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्शन निकल के आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इसके बना लेंगे। अब जरा गौर करो, ये थंब नीचे, यहां से ऐसे, फिर उधर से निकल के यूं आएगी, यानी इस तरफ से इसमें इंटर होगी और इस तरफ से निकल के बाहर आएगी। ठीक है, तो जहां से फील्ड इंटर होगी ना, वहां पे हम क्रॉस का निशान लगा देते हैं। ये इसके इस साइड पे मैंने क्रॉस के निशान लगा दिए। क्यों? क्योंकि देखो थंब नीचे किया, यहां से इनटू द प्लेन और उस तरफ से निकल के बाहर यूं आएगी। मतलब ये वायर है ना, ऐसे, और यहां से इधर, इधर से इंटर हो रही है और इधर से बाहर आ रही है। समझ गए? तो जो बाहर आने वाला केस है ना, वहां पे हम डॉट्स लगाते हैं, ये समझ गए। अब इधर से क्रॉस क्रॉस आ गए, इधर से डॉट डॉट आ गए, मैग्नेटिक फील्ड बना ली। ओके, इस तरफ आ जाओ, ये भी हमारे पास एक वायर है, सेम डायरेक्शन में करंट आ रहा है, डाउनवर्ड है। ऐसे ही आप थंब को डाउनवर्ड करो, ऐसे इसको पकड़ लो, ऐसे करके, ऐसे, ये यहां से इन, यहां से इधर से आउट, ये देखो इधर से इन, इधर से आउट। तो यहां पर जो इन वाली साइड है वहां पे क्रॉस क्रॉस लगा दो, और जो आउट वाली साइड है वहां पे आप डॉट डॉट लगा दो, ऐसे ही। अब जरा इन दोनों के दरमियान देखो, जरा यहां से फील्ड जो है वो डॉट वाली है, इधर फील्ड क्रॉस वाली, यानी इधर से क्या है ऐसे और इधर से क्या है बाहर को आ रही है। तो इस जगह पे बिटवीन द वायर दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ ना अपोजिट हो जाती है। जब दो फील्ड एक दूसरे के साथ अपोजिट हो जाती हैं, तो यहां पर जो नेट फील्ड बन के आती है ना, वो कमजोर बनती है, फील्ड वीक हो जाती है। ठीक है, एज कंपेयर टू आउटर रीजन। अगर जब तक ये सिंगल वायर थी तो इसके चारों तरफ जो फील्ड थी वो सेम थी, वो अलग दूर थी कहीं पड़ी हुई, उसके भी चारों तरफ सेम थी। मगर जब दोनों को एक दूसरे के करीब लाया ना ऐसे, अब इसके अंदर वाली साइड और इसके अंदर वाली साइड की जो फील्ड है ना, एक दूसरे के साथ अपोजिट हो रही है। अपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे को क्या करती जाएंगी, खत्म करती जाएंगी। फील्ड सेंटर में वीक होती जाएगी, बाहर तो वीक नहीं हो रही, सेंटर से वीक होगी। तो सेंट्रल रीजन आपका वीक बन गया और जो आउटर रीजन है वो आपका स्ट्रांग ही है। तो होता क्या है कि फिर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एक फोर्स लगती है। अब आप सोचेंगे सर ये तो हमें पता ही नहीं बात। तो बच्चों आपको ये बात पीछे पढ़ा के आए हैं। क्या हुआ था, हमने दो मैग्नेट्स लिए थे, उसके दरम्यान एक करंट कैरिंग वायर को रखा था और हमने देखा था कि मैग्नेट्स के दरम्यान मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ बन जाती है और जो वायर है उसकी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड थी। अब दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं और एक तरफ जो है यानी एक अप साइड एक डाउन साइड थी। लेट सपोज डाउन साइड जो फील्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाती थी क्योंकि दोनों के फील्ड एक डायरेक्शन में हो जाती थी, और ऊपर फील्ड ऑपोजिट होने की वजह से वीक हो जाती थी। तो हमने पढ़ा था ना कि जो स्ट्रॉन्गर रीजन है फील्ड का, वहां से वीकर रीजन की तरफ एक फोर्स लगती है, तो कंडक्टर ऊपर की तरफ पुश कर जाएगा। तो वही कंसेप्ट यहां भी अप्लाई करो कि जो मैग्नेटिक फील्ड जहां स्ट्रॉन्गर है ना, वहां से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एक पुश लगता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर देख लिया आपने, मैंने दोनों करंट वायर दिखाई आपको। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इन दोनों के दरमियान ये एक दूसरे के साथ अपोजिट हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, तो वीक हो जाती है फील्ड यहां पे। अब यहां पर देख सकते हो, ये देखो ये फील्ड है ना, यहां से यहां तक अंदर नहीं गई, यहां से इधर चलेगी। अब यहां से लेकर यहां तक का जो टुकड़ा है ना, वो इस फील्ड के टुकड़े के साथ कैंसिल आउट हो गया, इसलिए यहां से आपको ऐसी फील्ड मिली। यहां देख लो, यहां से यहां तक फील्ड है, लेकिन यहां से यहां वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े से कैंसिल हो गया, इसका ये टुकड़ा इसके इस टुकड़े से कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये फील्ड आप देखो अब यूं और यूं मिल रही है, ये देखो यूं और यूं मिल रही है ना। तो हुआ यूं है मेरे बच्चों, सेंटर में फील्ड वीक हो गई, बाहर फील्ड स्ट्रॉन्गर है, इसलिए स्ट्रॉन्गर से वीकर रीजन की तरफ पुश लगेगा ऐसे इधर को, और इधर से भी इधर को, क्योंकि इधर भी स्ट्रॉन्गर है इधर वीकर, इधर स्ट्रॉन्ग सेंटर में वीक, तो स्ट्रॉन्ग से वीक ऐसे, तो क्या होगी, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होगी। ये वजह है कि दो करंट कैरिंग वायर जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है और वो दोनों पैरेलल हैं, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। क्योंकि बच्चों कीवर्ड्स हमने याद रख लिए, सेंटर में फील्ड ऑपोजिट होने की वजह से वीकर होती है और आउटसाइड पे फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है कंपैरेटिवली। ठीक है, इस वजह से स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ पुश लगता है उसको, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती हुई चली जाती है। समझ गए? ओके।
फिर आए केस नंबर 2 के ऊपर, जहां पर दोनों में ना करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। अब इसमें देखो करंट डाउनवर्ड है, इसमें देखो करंट अपवर्ड जा रहा है ना। तो देखो अब क्या करेंगे जी, यहां पर करंट अगर डाउनवर्ड है, थंब को डाउनवर्ड कर लो, और ये हमारे पास जो है ना ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ये देखो ये हमारा कनेक्टर है, ऐसे ये देखो इन टू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, इन आउट, ऐसे ही होगा। तो यहां पर हमारे पास जो फील्ड बनेगी ना, वो यहां पे बनेगी क्रॉस वाली, इन टू द प्लेन, ठीक है। और यहां पर जो है वो डॉट वाली बनेगी आउट ऑफ द प्लेन, समझ गए। ओके, उसके बाद इसको देखिए, ये वाला, इसमें करंट ऊपर को जा रहा है, थंब को ऊपर को रखिए, और फिर आपने क्या करना है जी, यहां से इसको यूं ग्रिप करना है, थंब ऊपर को चला गया, ऐसे ग्रिप करना है। तो कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, तो यहां से इन, यहां से आउट, इन आउट। तो जहां इन वाला है वहां पर हम लगाते हैं जी क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और जहां आउट वाला है वहां पे हम लगा लेते हैं जी डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ओके बच्चों, अब यहां पे हमने ऐसा दिखा दिया आपको दोनों की फील्ड। अब सेंट्रल रीजन में देखो, इसके भी डॉट डॉट वाले रीजन आ रहे हैं, इसके भी डॉट डॉट वाले रीजन, यानी इधर से भी फील्ड बाहर को आ रही है, इधर को भी फील्ड बाहर को आ रही है, दोनों फील्ड की डायरेक्शन सेम है। तो जब दोनों वायर्स में करंट अपोजिट होता है ना, तो उनके जो सेंट्रल रीजन है ना बच्चों, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों की सेम डायरेक्शन में हो जाती है। जब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगी ना, तो सेम डायरेक्शन में आने की वजह से सेंट्रल रीजन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांग हो जाता है, तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बनता है, ठीक है। तो जब यहां पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, यहां तो स्ट्रांग नहीं बनी, यहां तो स्ट्रांग नहीं बनी, ये तो वीकर है, तो फिर यहां पे सेंट्रल में ज्यादा स्ट्रॉन्गर रीजन बन गया फील्ड का, यहां पर वीकर रीजन, यहां पर वीकर रीजन। और हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से एक वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अप्लाई होती है। अब जरा सोचो, ये है स्ट्रॉन्गर, ये है वीकर, ये है वीकर, दोनों एंड वीकर हैं, यहां स्ट्रॉन्गर है। क्यों, कैसे पता लगा? क्योंकि देखो जब तक ये दोनों जुदा जुदा थे, अलग अलग थे, इसके अराउंड भी सारी मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी है, इसके अराउंड भी सारी मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी है। जब इनको करीब लाया तो जो सेंट्रल का रीजन है, इसकी फील्ड दोनों ऐड अप हो गई, स्ट्रॉन्गर बन गई, मगर ये तो कहीं से ऐड नहीं हुई, ये तो किसी से ऐड नहीं हुई, इसलिए सेंट्रल वाला रीजन स्ट्रॉन्गर है, बाहर वाला वीकर है, समझ गए। तो इस तरह से एक स्ट्रॉन्गर रीजन से एक वीकर रीजन की तरफ पुश लगेगा, तो यहां से आउटवर्ड, ये देख लो फोर्स आउटवर्ड, और यहां पर भी देखो एक स्ट्रॉन्गर रीजन से एक वीकर रीजन की तरफ एक पुश लगेगा, और यहां से ये इस तरफ को आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये वजह है। अब आपने लिखना है कैसे, वो भी बताता हूं। सबसे पहले दोनों पॉइंट्स अपने नोट्स में मेंशन कीजिए। टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैविंग द करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। पहला पॉइंट, टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैविंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर, ठीक हो गया, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। ओके, आगे रीजन बतानी है, तो आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करके रीजन बताएंगे, ठीक है। बताइए भाई, दो हमारे पास वायर हैं W1 W2, उनमें करंट पास कर रहा है I1 I2, और उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो B1 और B2 है रिस्पेक्टिवली, तरतीब के साथ, ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये बताएंगे जी, when I1 and I2 are in the same direction, the magnetic field between the wire are opposite. As a result, the magnetic field between wire is weaker as compared to the outside. जो बातें बताई है वही लिखी, ठीक है। A magnetic force acts from the stronger region to the weaker and two wires attract each other. सही हो गया। अब जब आपको सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये आए कि बताइए जी, दो वायर जिनमें सेम करंट पास कर रहा हो, सॉरी सेम डायरेक्शन में करंट पास कर रहा हो, तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स अगर पाई जाती है तो क्यों पाई जाती है, सही है। तो उसमें पहला आप ये पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद फिर आप यहां से लेके यहां तक जो है ना, ये इस पॉइंट तक एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद फिर आप छोड़ देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ कि भाई दो वायर जिनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है, दोनों पैरेलल वायर्स हैं, वो एक दूसरे को रिपेल क्यों करती हैं, तो फिर आप उसमें पहला ये वाला पॉइंट लिखोगे, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करोगे, ये वाला पॉइंट लिखने के बाद ये तो कॉमन है दोनों का, सही है, और फिर यहां पे आ जाओगे। When I1 and I2 are opposite to each other, the magnetic field between the wire in the same direction, ठीक है। दोनों वायर के दरमियान जो फील्ड होती है वो सेम डायरेक्शन में चली जाती है। As a result, the magnetic field between the wire is stronger as compared to the outside. सेंटर में रीजन जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है as compared to the outer region. ओके, तो उसके बाद फिर क्या होता है जी, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर टू वीकर रीजन एंड द बोथ वायर रिपेल ईच अदर, ठीक हो गया। ये आपने आंसर कर देना है। खूबसूरत सी डायग्राम भी साथ में लाजमी बनानी है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं समझने के लिए, इनको भी लाजमी आपने मेंशन करना है, इससे
आपका कंसेप्ट भी सीख बनेगा और एग्जामिनर को भी फौरन पता चल जाएगा कि भाई इसको चीज आती है। ठीक है, उसके बाद फिर बढ़ते हैं जी एक छोटे से पॉइंट की तरफ जो कि है न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? देखो बच्चों, जब वायर्स में करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में पास कर रहा होता है ना, तो आपको पता है सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो एक दूसरे के साथ अपोजिट होती है। सही है, तो अगर इन दोनों वायर्स में सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है, यानी जितना यहां से पास कर रहा है उतना ही यहां से पास कर रहा है, तो फिर इन दोनों वायर के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर फील्ड जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है। उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। सही है, और ये सेंटर में उस वक्त होगा जब दोनों वायर्स के अंदर जो करंट पास कर रहे हैं ना बच्चों, वो करंट तकरीबन तो नहीं बल्कि एग्जैक्टली कहना चाहिए सेम डायरेक्शन में होगा, सेम मैग्नीट्यूड का भी होगा, सेम डायरेक्शन तो है ही, सेम मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल सेंटर में वो पॉइंट आपको मिलेगा, तो उसको हम सिंपली कहते हैं जी न्यूट्रल पॉइंट। समझ गए? और अगर ऐसा हो कि दोनों वायर में जो करंट है ना वो एक जैसा पास नहीं कर रहा, किसी से ज्यादा पास कर रहा है, किसी से कम पास कर रहा है, तो उस केस में फिर बच्चों क्या होगा? उसमें फिर ये होगा कि जहां पर करंट की वैल्यू कम है ना जिस वायर में, उस वायर से करीब आपका न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो कीवर्ड्स अपने माइंड में रख लीजिए। वो कीवर्ड्स क्या हैं कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट होता है दो वायर के दरमियान जहां पे दोनों की फील्ड एग्जैक्टली इक्वल अपोजिट होती है, कैंसिल आउट कर देती है। ठीक है, उसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। अगर वायर जो है वो दोनों सेम करंट वाली हैं, यानी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट दोनों वायर में से पास कर रहा है, तो वो पॉइंट सेंटर में मिलेगा आपको। और अगर इक्वल नहीं है करंट, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, तो फिर वो जो थोड़े करंट वाली वायर है ना उसके करीब आपको वो पॉइंट मिलेगा, यानी उससे क्लोज होगा। ठीक है, और ज्यादा करंट वाली से दूर होगा। ओके ओके ओके, उसके बाद इसको भी लिखना चाहते हो तो मैं बता देता हूं, when equal current is flowing through the two parallel wire in the same direction, there is a point in the center where the both magnetic fields are equal and opposite, called the neutral point. If current are unequal, then the neutral point will be closer to the wire with small current. ठीक है, उसके बाद आ जाइए बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के ऊपर। ठीक है, हमने सब डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं जी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के ऊपर, और यहां पर थोड़ा सा मजीद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एक एंगल के साथ और एंगल के साथ कि आखिर ये चीजें कैसे हो रही होती हैं। वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर एक बात थोड़ी रिवीजन हो जाएगी क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमने मालूम करना है। ठीक है, और आप जानते हो कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट पास कर रहा हो, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना। क्यों करता है? कि करंट कैरिंग कंडक्टर की अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और एक आपने उसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो फील्ड जब फील्ड से इंटरेक्ट करती है तो फोर्स बनती है। इस वजह से उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है। अब एक कंडक्टर आपके पास ये है W1 वायर वाला, एक दूसरा कंडक्टर आपके पास ये W2 वायर वाला है ना, दोनों में करंट पास कर रहा है, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, इस वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, इस वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो वो दोनों फोर्सेस को कैलकुलेट करना है आपने कि ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है और इसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है। सही है बच्चों? ओके जी, तो यहां पे ना सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारी फर्स्ट वायर है W1, जिसकी लेंथ जो है वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं की, बट आप लिख लीजिएगा कि इसकी जो लेंथ है वो L है। ठीक है, स्मॉल l। ओके, इसमें जो करंट जो पास कर रहा है वो है I1। अब ये कुछ बातें अगर आप लिख लें, क्योंकि हमारे शॉर्ट नोट्स होते हैं तो कुछ बातें मैं इसमें नहीं लिखता, सिर्फ जरूरी बातें लिखता हूं, तो आप ये चंद बातें लिख लिया करें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के लिए, कि एक वायर है जिसका नाम W1 है, उसकी लेंथ L है, करंट उसमें से I1 पास हो रहा है। अब करंट के पास होने से उसमें से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B1। ठीक है, दूसरी वायर है हमारे पास जो कि पैरेलल टू द फर्स्ट वायर है W2, और उसमें से भी करंट पास हो रहा है, वो करंट I2 है, उसकी बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड B2 है। ठीक है, और उस वायर की लेंथ भी L ही कह लीजिए। सही है, दोनों सेम लेंथ की वायर है, राइट। ओके, अच्छा, उसमें से ये बता दीजिए करंट I1 I2 दोनों जो पास कर रहे हैं दोनों इन द सेम डायरेक्शन ट्रैवल कर रहे हैं। सही हो गया, बता दिया। ओके जी, अब जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से इसकी जो बनी है, इसकी करंट 1 की वजह से है, फर्स्ट करंट की वजह से, वो कितनी है? उसका फॉर्मूला क्या है, उसका रिलेशन क्या है, कैसे कैलकुलेट करोगे? और जो इस I2 की वजह से है उसकी वैल्यू कितनी है, उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बच्चों को ये समझ नहीं आ रही होती तो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बता देता हूँ, मुश्किल नहीं है, आसान है। देखिए, आप थोड़ा सा इस रिलेशन को समझ लीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से समझ आ जाएगा। देखो, एक तो ये कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड B1, ये किस पे डिपेंड करती है?
ये डिपेंड करती है इस कंडक्टर से फ्लो करने वाले करंट के ऊपर। अगर करंट थोड़ा पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी बनेगी, अगर करंट ज्यादा पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा बनेगी, है ना। तो यहां पर बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही होती है करंट के ऊपर। इसलिए मैंने एक जनरल रिलेशन लिखा, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे नोट्स के साथ नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये पॉइंट यहां तक किया। आपके नोट्स वहां से शुरू होंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ना करंट के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है, लिख दिया रिलेशन नंबर 1। दूसरी चीज देखो कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जैसे जैसे आप इस कंडक्टर से दूर होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता फील्ड वीकर होती रहेगी, वीकर वीकर वीकर, और फाइनली एक पॉइंट आएगा जहां पे आगे फील्ड खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा आप कंडक्टर से फासला बनाते जाएंगे उतनी फील्ड कम होती जाएगी। फासला बढ़ाओ फील्ड कम हो जाएगी। तो अगर एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज कम हो जाए तो उनके दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है। तो इसलिए हमने कह दिया मैग्नेटिक फील्ड बी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस आर, ठीक है। ओके, दोनों को कंबाइन कर लीजिए। बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डिवाइडेड बाय आर। प्रोपोर्शनलिटी के साथ खत्म करते हैं, इक्वल लगता है, साथ में कांस्टेंट, और इस केस के अंदर जो कांस्टेंट होता है बच्चों वो होता है म्यू नॉट बाय 2 पाई, ठीक है। इस तरह से आपको एक फार्मूला मिलता है जो कि हमारे पास बनता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का फार्मूला है जो कि यहां पर हमने डायरेक्टली इस्तेमाल करना है, समझ गए। ओके, तो मैं फिर बता दूं यहां से लेकर यहां तक ये आपके कंसेप्ट के लिए, चाहो लिखो अच्छी बात है, नहीं लिखना चाहते तो छोड़ सकते हो, आपकी डेरिवेशन वहां से स्टार्ट होगी, मगर वो आया कैसे ये समझना चाहते हो तो फिर ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया। तो बच्चों ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, दोनों केसेस के अंदर पहले बना के लिख दो। इसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट सॉरी I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और जो B2 है वो ब्लू वाली म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई आर, ठीक है। ओके, अब ये 2 पाई आर क्यों आया, क्योंकि देखो यहां से लेके यहां तक जो फासला है ना उसको हमने r से डिनोट किया। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कितनी है, ठीक है, वो r डिस्टेंस दूरी पर है ना, तो इसलिए उसमें फिर 2 पाई r ही आएगा। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर देखिए, मैं दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को देख लीजिए r डिस्टेंस पर, क्योंकि इनके दरमियान फासला ही r है ना, तो ये कंडक्टर उससे r फासले पर है, वो इससे r फासले पर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। इसलिए दोनों में r r आया, तो 2 पाई r क्योंकि r वहां पे डिस्टेंस है। ओके, अब आ जाएं जी मैग्नेटिक फोर्सेस के ऊपर, ठीक है। मैंने बताया आपको कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये करंट कैरिंग एक वायर है, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ये करंट कैरिंग कॉइल जो है या इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर ये वाला करंट कैरिंग कंडक्टर पड़ा हुआ है, ये भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जब ये टॉपिक हमने पढ़ा था ना, ठीक है, फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर वाला, तो वहां पर हमने इस फार्मूला एक ड्राइव किया था, ठीक है। वो फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो चले मैं आपको बता देता हूं, यहीं पे कर देता हूं आपको, ठीक है। वो हमने ये देखा था कि जो फोर्स है ना, फोर्स वो एक डायरेक्ट रिलेशन में होती है किन किन चीजों के साथ, नंबर 1 आई के साथ, ठीक है। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर यानी ये कंडक्टर इसमें से करंट ही थोड़ा पास कर रहा है और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उस पर फोर्स भी थोड़ी अप्लाई होगी, ठीक है। और अगर इसमें करंट ज्यादा पास कर रहा है और इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो फिर इसके ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी। इसलिए ये जो फोर्स है वो उसका एक डायरेक्ट रिलेशन होता है करंट के साथ, ठीक है। दूसरी चीज, फोर्स का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के साथ। अगर देखो कंडक्टर सिर्फ इतनी सी लेंथ का है, इसके फोर्स यहां से लगेगी, चलिए मैं यहां बता देता हूं, यहां से लगेगी, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, ठीक है, बस कंडक्टर खत्म। लेकिन अगर इसकी लेंथ ज्यादा है, जैसे इतनी है, देखिए यहां से फोर्स लगेगी, यहां से भी लगेगी, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, सारे पॉइंट से फोर्स लगेगी, तो डेफिनेटली ग्रेटर फोर्स अप्लाई होगी इसके ऊपर। तो जितनी ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होती है उतनी ज्यादा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। दूसरा वाला फैक्टर आ गया हमारे पास, ठीक है। और तीसरा फैक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो पड़ा हुआ है, ठीक है, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कंडक्टर पड़ा होता है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है ये फोर्स। और तीसरी चीज होती है जी एंगल थीटा बिटवीन लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए। तो बच्चों ये चार चीजें होती हैं, इनसे मिलकर हमारे पास फॉर्मूला बना था। वो फॉर्मूला था F = ILB sin of थीटा, F = ILB sin थीटा, समझ के। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब हम जो है वो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अब देखो बेटा, यहां पे एक फोर्स का नाम हमने दिया है F21, एक को नाम दिया है F12। पहले जरा इसको समझ लीजिए। F21 का मतलब है फोर्स बाय सेकंड वायर ऑन फर्स्ट वायर।
और F12 का मतलब है फोर्स बाय फर्स्ट वायर ऑन सेकंड वायर। अब इसको बच्चे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, इसको सही समझ नहीं पाते। मैं आपको जरा इसको पहले क्लियर कर देता हूं, ठीक है। यह है फोर्स बाय सेकंड वायर ऑन द फर्स्ट वायर, यानी सेकंड वायर की जानिब से जो फर्स्ट वायर पर फोर्स लगाई गई। अगर सेकंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो क्या इस पर फोर्स लगती? नहीं लगती ना। तो सेकंड वायर की फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगी, और कौन सी फोर्स लगी? उसने इसे अपनी तरफ खींचा तो इधर को फोर्स लगी उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये है F12 यानी फोर्स बाय फर्स्ट वायर ऑन द सेकंड वायर, पहली वायर की जानिब से दूसरी वायर पर फोर्स। अब इसकी फील्ड थी तो इसने इसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ खींच के ऐसे लाई, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपने इनके नाम पहले याद रखने, मैंने यहां पर बता दिया। मैग्नेटिक फोर्स बाय वायर 1 ऑन वायर 2, उसको नाम देते हैं जी 1 2 का, ठीक है। अब 1 2 वाली कौन सी साइड है हमारे पास? ये वाली साइड है। बच्चों आप जरा बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पर देखिए ये वो वायर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है और एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। और मैंने बताया फोर्स डिपेंड करती है करंट आई जो उसके अपने अंदर से पास कर रहा है, इसके अपने अंदर से पास करने वाला करंट है I2, तो लिख दिया I2, ठीक है। डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर, किसकी लेंथ? कंडक्टर की अपनी लेंथ L है, तो लिख दिया हमने L। तीसरी चीज, फोर्स डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, किसके मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर? जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो पड़ा हुआ है। तो मेरे बच्चों ये वाला जो कंडक्टर है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है B1, इसलिए यहां पर देखो मैंने B1 लिखा। और फिर साइन ऑफ थीटा 90 लिखा मैंने। 90 क्यों है? देखो अब जरा बात ध्यान से सुनिए, यहां पर लेंथ में और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके दरमियान एंगल थीटा 90 है। देखिए ये कंडक्टर है और ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, देखो जी ऐसे 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 ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अब किसी भी पॉइंट के ऊपर आप देख लो लेंथ के साथ क्या एंगल बन रहा है? 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर हमने डायरेक्टली थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दी। आप चाहें तो एक स्टेप और लिख सकते हैं, यानी थीटा लिखो एक बार, अगली बार उसमें एंगल 90 पुट कर लो, ठीक है। आपकी बुक वाले ने डायरेक्ट जान छुड़ाई, उन्होंने यहां पे लिखा ही नहीं, F IL भी लिख दिया बस, ठीक है। ओके जी, तो हमने कर दिया जी F12 इज इक्वल टू I2L और B1। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि अब यहां पर मैंने B1 क्यों लिखा है। अब B1 की वैल्यू जो है वो ऊपर बना के रखी है म्यू0 I1 बाय 2 पाई आर, तो यहां पे लिखेंगे म्यू0 I1 बाय 2 पाई आर। तो बच्चों ये आपके पास रिलेशन बन गया फोर्स 1 2 का, ठीक है। फोर्स बाय फर्स्ट वायर ऑन द सेकंड वायर, राइट। ओके जी, अब हमने एक और लास्ट वाला पॉइंट जो है वो डिस्कस करना है, वो है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब ये तो पूरी वायर के ऊपर ये फोर्स अप्लाई हो रही है ना। अगर आप फोर्स निकालना चाहते हो पर यूनिट लेंथ के ऊपर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना कौन सा मुश्किल काम है? आप दोनों तरफ लेंथ से डिवाइड कर दें, इधर भी लेंथ से डिवाइड कर दें, इधर भी लेंथ से डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा F12 बाय L, और यहां पर L से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों आपके पास म्यू0 I1 I2 को मैंने यहां लिख दिया 2 पाई आर। सिर्फ यहां पे L जो है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ डिवाइड किया हमने, ठीक है। और इधर जो है वो बाकी रह गया है फोर्स पर यूनिट लेंथ F बाय L इज इक्वल टू म्यू0 I1 I2 बाय 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे वाले पॉइंट पे आ जाओ, मैग्नेटिक फोर्स बाय द सेकंड वायर ऑन द फर्स्ट वायर, बाय द सेकंड ऑन द फर्स्ट, ठीक है, जिसको हम 2-1 कह रहे हैं। अब 2-1 वाली कौन सी फोर्स मैंने यहां पर ये दिखाई है आपको, ठीक है। ये है हमारी वायर W1, ठीक है ना। और इसने भी एक फोर्स एक्सपीरियंस की, क्यों? क्योंकि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ था, करंट कैरिंग कंडक्टर है ना। तो इसकी जो फोर्स है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? इसके अपने अंदर से गुजरने वाला करंट I1, तो लिख दिया I1, इसकी अपनी लेंथ L, तो लिख दिया L, और जिसकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है उसके ऊपर भी फोर्स डिपेंड करती है। तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है और वो क्या है? B2, तो यहां पे आपके पास आएगा B2 साइन ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 पे 1 होता है, तो यह आ जाएगा F21 इज इक्वल टू I1L इंटू B2। और अगेन यहां पर भी आपने बच्चों B2 की वैल्यू पुट करनी है, जो कि ऊपर बना के रखी है हमने म्यू0 I2 बाय 2 पाई आर पुट कर दी हमने यहां पे। ये रिलेशन आपके पास फोर्स के लिए आ गया। अब हमने क्या करना है? फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है, दोनों तरफ लेंथ से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास आ जाएगा F21 बाय L, और यहां पर L से कट जाएगा, म्यू0 I1 I2 बाय 2 पाई आर आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, अब यहां पर एक चीज और सीखिए जरा, वो ये है कि देखो बेटा यहां पे जो फोर्स का रिलेशन है ना, उसमें I1 और I2 दोनों की प्रोडक्ट आ रही है। तो फोर्स जो है वो डिपेंड कर रही है I1 और I2 की प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर अगर दोनों वायर में से करंट सेम पास करे या दोनों वायर से करंट जो है वो डिफरेंट पास करे, दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगी,
तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा जा सकता है कि एक वायर में करंट इतना पास कर रहा है, दूसरी में उससे डबल पास कर रहा है, मगर हैं दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर। तो बताइए ये दोनों एक दूसरे पर कितनी फोर्स लगाएंगे। तो आपने देख लिया मेरे बेटे, F12 जो है उसके अंदर भी I1 I2 दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर मिलेगा आपको, और जो F21 है यानी 21 उसके अंदर भी I1 I2 दोनों मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। अब फर्स्ट कर लो, I1 जो है वो आपके पास है 10, ठीक है, और I2 है आपके पास 5, तो 10 इंटू 5 करेंगे तो क्या आया 50, ठीक है। अब यहां पे अगर बदल दिए जाए कोई भी और आप वैल्यू ले लो, चले मैं 100 लेता हूं क्योंकि 100 के साथ समझना आसान है, 100 लेते हैं। ये भी 10 था, ये भी 10 था, ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया 100 आ गया, ठीक है। तो अब बाकी चीजें सारी सेम टू सेम है, वही आंसर मिलेगा। यहां पे अगर दूसरे केस के अंदर मैं ऐसा कर देता हूं कि ये दोनों 10 की बजाय एक जो है वो हमारे पास कर लें जी 20 और दूसरा कर लें 5, ठीक है। एक में करंट 20 एम्पीयर पास कर रहा है, एक में 5 एम्पीयर पास कर रहा है, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे फिर भी 100 ही मिला, तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क कब पड़ेगा? जब I1 I2 की प्रोडक्ट चेंज होगी। अब चाहे I1 10 है, I2 10 है, वो भी प्रोडक्ट मिलके 100 ही बनेगी। और अगर इधर ऐसा है कि I1 I2 बराबर नहीं है, एक 20 है और एक 5 है, 20 को 5 से दो फिर भी आपको 100 ही मिलेगा। तो आपके पास दोनों सूरतों के अंदर जो है वो सेम अमाउंट ऑफ जो है वो फोर्स ही अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसलिए ये बात अपने माइंड में रखो कि चाहे दोनों वायर्स में करंट का मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, उनके दरमियान जो फोर्स है ना वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो इक्वल और ऑपोजिट होगी, ठीक है। यहां पर आपने इस चीज को ऑब्जर्व भी कर लिया, ये इधर और ये इधर, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो यहां पे आपके पास F1 2 और दोनों एक दूसरे के साथ क्या है जी, इक्वल ऑपोजिट है। ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है, वो इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, ठीक है, और दोनों की जो डायरेक्शन है वो आपके पास एक दूसरे के साथ ऑपोजिट है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।